न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सितारगंज से है। सितारगंज के मेन चौराहे पर लड्डू बांटे गए, मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस पार्टी से किच्छा विधानसभा प्रभारी बनने पर हसनैन मलिक ने बताया कि आज मैं हरीश रावत एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे किच्छा विधानसभा प्रभारी बनाया है। किच्छा के अलावा अगर और भी कहीं कोई के भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी में नाराजगी बनी है तो हम उनसे मिलकर उनकी नाराजगी दूर करेंगे और रावत जी को भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे और साथ ही हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और जिम्मेदारों के साथ पार्टी में रहते हुए कार्य करेंगे, पार्टी में पूरी मेहनत करेंगे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया और हसनैन मलिक के गले में माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। और साथ ही वहां पर इस मौके पर उपस्थित रहे सिराजुद्दीन, सरताज अहमद और साथ ही जगदीश सिंह, मेहर, मुन्ना भाई आदि इत्यादि वहां पर उपस्थित रहे। का बड़े उल्लास का विषय है इस वक्त और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। एक बहुत ही जुझारू नेता है हमारे भाई और इनके प्रभारी बनने से मुझे लगता है 2027 की जो राहें वो आसान हो। जो नेतृत्व दिया है कांग्रेस पार्टी ने यही सोच के दिया है कि एक बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता हैं हसनैन भाई हमारे और हर किसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इनकी जो पैंठ है वार्ड तक है, बूथ तक इनकी पैंठ है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी मजबूती देंगे और 2027 की राह आसान करेंगे। हमारे सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज मेन चौराहे पे जो मुझे पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, हाईकमान ने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे तिलकराज भेड़ जी, यशपाल आर्य जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, भरत सिंह रावत जी, पूरे संगठन ने एक जिम्मेदारी जो किच्छा विधानसभा का प्रभारी मुझे नियुक्त किया है। आज उसकी खुशी में सितारगंज के हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेन चौराहे पे स्वागत, माला और मिठाई के जरिए एक संदेश दिया और इसलिए हमेशा पार्टी हमें छोटा कार्यकर्ता की हैसियत से हमने काम किया। पार्टी ने जब जब कोई जिम्मेदारी हमें दी है वो जिम्मेदारी हमने ईमानदारी से हमेशा निभाई है और किच्छा के अंदर की जो जिम्मेदारी दी गई है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ रात दिन एक कर किच्छा में पूरी मेहनत से कहीं पर कोई कार्यकर्ता हमारा कहीं नाराज़ भी है तो हम प्रयास करेंगे उसे भी मनाने का। जो जब परिवार होता है तो परिवार के अंदर कुछ नाराज़ भी होते हैं तो वो नाराज़गी हमारी बैठ के दूर हो जाएगी और कोई कार्यकर्ता को कहीं पर किसी तरह की ठेस होगी तो हम बैठ के वो भी निपटा लेंगे। वो हमारे घरेलू मामले हैं, उसको हम सब समाप्त कर देंगे उस चीज़। धर्मनगरी हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ ही कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को कपकपाती ठंड झेलनी पड़ी है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आई है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने और सुरक्षा दूरी पर ही बनाए रखने के और साथ ही वाहन चलाने की अपील की गई है। वहीं एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त चेतावनी दी है कि साथ ही अपील करते हुए कहा कि सड़क पर यात्रा करते समय वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित रखें, चलते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं
हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पे चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनको उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर, एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज़ ना करें और निर्धारित जो हमारी गति सीमा है उसी के आधार पर वाहन चलाएं, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और बाकी हरिद्वार पुलिस अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है किस प्रकार से दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे स्थानों को हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको भी हम लोगों के द्वारा सही किया जा रहा है। ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको मिनिमम करने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 14 बाइकें बरामद हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिडकुल थाना क्षेत्र के दवा चौक के पास संदिग्ध बाइक सवारों को युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से मिली बाइक चोरी की थी और साथ ही सख्ती से पूछताछ करने पर युवकों ने अपने 2 और अन्य साथियों का नाम भी बताया। इसके बाद पुलिस ने पेंटागन मॉल के पीछे स्थित एक टीन शेड में छापा मारा और चोरी की 14 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों का लंबे चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जो कई थाना क्षेत्रों में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुकदमे बहुत है भाई इनके ऊपर। सर इधर देखना है। देखो 19 मुकदमे एक पे हैं, 15 एक पे हैं, 9 8 हैं। जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। 14 में से 8 बाइक जो थाना सिडकुल में ही विभिन्न तिथियों में चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं। जो 6 अन्य बाइक हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है और इसके अलावा इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग सम्मिलित थे। कानपुर नगर में थाना काकादेव क्षेत्र अंतर्गत घर में हुई चोरी की गंभीर घटना। जब पीड़ित परिवार विवाह समारोह में बाहर गया हुआ था तो पुलिस को द्वारा चुनौती के रूप में लेते हुए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर और आपको बता दें काकादेव एवं उनकी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर घटना का सफल अनावरण किया गया। प्रकरण में 3 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक अभियुक्त का पूर्व से 17 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त शातिर अपराधी है एवं बजरिया थाना क्षेत्र का निवासी है। घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त तथा चोरी का माल खरीदने वाला सराफा व्यवसायी वर्तमान में फरार है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। प्रकरण में सोने की 2 अंगूठियां, पीली धातु, चांदी, एक स्कूटी एवं मोबाइल फोन सहित पर्याप्त मात्रा बरामदगी की गई है। उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको बता दें मेरी ओर से टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, थाना काकादेव में 7 दिसंबर को घर में चोरी हुई थी और वो लोग बाहर गए हुए थे शादी ब्याह में। पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का निर्देश था कि टीमें लगा के घटना को वर्कआउट किया जाए। हमारे इंस्पेक्टर काकादेव, उनकी पूरी टीम लगे रहे और कैमरे के आधार पे, बाकी इनपुट के आधार पे, सर्विलांस के आधार पे पूरे केस को वर्कआउट किया गया है। 3 एक्यूज्ड अरेस्ट हैं और 3 एक्यूज में एक एक्यूज पे 17 मुकदमे हैं, एक पे 10 मुकदमे हैं और तीसरे पे भी मुकदमा है। तो ये सातिर अपराधी हैं जो बजरिया के रहने वाले हैं। 2 एक्यूज इसमें फरार हैं और एक जहाँ पे इन्होंने बेचा है सराफा को, वो भी जो सराफा मालिक है वो भी फरार है। तो ये पूरा वर्कआउट हुआ है केस को। मेरे द्वारा टीम को 25,000 का रिवार्ड दिया गया है, चूँकि एक गंभीर घटना थी और पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और पुलिस टीम की मैं बधाई देता हूँ। सर, कितने लाख का माल बरामद हुआ है?
इसमें सोने की 2 अंगूठियां हैं पीली धातु में, सिल्वर भी है और एक स्कूटी है, मोबाइल है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में बरामद किया। कानपुर नगर में थाना ग्वाल टोला पुलिस द्वारा ऑटो लिफ्टर गैंग का सफल अनावरण किया गया है। कार्रवाई के दौरान गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मुकदमे से संबंधित 2 मोटरसाइकिलें एवं मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी प्रकाश में आया है। सभी अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय भेजा जा रहा है। शेष चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा। होली में एक ऑटो लिफ्टर का गैंग पकड़ा गया है, जिससे बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। 5 एक्यूज हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे 2 बाइकें बरामद हुई हैं जो कनेक्टेड है मुकदमे में। बाकी हमारी टीम लगी हुई है और बाइकों को बरामद के लिए। ये पूरा का पूरा जो गैंग है ये थाना ग्वाल टोली के द्वारा इसको लग करके वर्कआउट किया गया। मैंने बताया ना, इन पे मुकदमे हैं और मुकदमे मिले हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर मुरादाबाद में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे प्रशासन और शासन का ध्यान खींच लिया है। सैकड़ों नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और शहर को आंदोलन की तस्वीर में तब्दील कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर से हुआ यह विशाल विरोध मार्च गुरहट्टीगंज और अमरोहा गेट पर पहुंचे और साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच गया, जहां अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर हाईकोर्ट बेंच के खिलाफ जमकर गंभीर हुंकार भरी। जुलूस के दौरान अधिवक्ताओं का जोश और आक्रोश साफ नजर आया। हाथों में बैनर, पोस्टर, जुबान पर नारे और आंखों में अपने हक की लड़ाई का संकल्प दिखा। हाईकोर्ट बेंच बनाओ, पश्चिम यूपी को न्याय दो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारों ने पूरा शहर गूंज उठा। अधिवक्ताओं के सड़क पर उतरते ही बाजार बंद हो गए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिर गए और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और साथ ही आम जनजीवन प्रभावित रहा। लेकिन लोगों में भी इस मांग को लेकर सहानुभूति दिखाई दी। गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में हुए सभी को संबोधित करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी और सबसे ज्यादा मुकदमे वाले क्षेत्र में भी है, इसके बावजूद यहाँ हाईकोर्ट की ओर से एक भी बेंच नहीं है और न्याय के लिए हम लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रयागराज जाना पड़ता है, जिससे गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अधिवक्ताओं ने इसे क्षेत्र के साथ साथ घोर अन्याय बताते हुए तत्काल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की है। सोनभद्र में सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। सड़क दुर्घटना में एक अन्य बाइक चालक भी हुआ घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए भेजा गया CHC चोपन। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद घायल की स्थिति गंभीर देखते हुए किया रेफर। ऑटो चालक अमरजीत ने बताया कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सामने आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया युवक। ट्रक के पिछले हिस्से की जद में आने से युवक कुछ दूर घिसता चला गया। छत विक्षत शरीर का हिस्सा होने के कारण युवक की निकली जान। मृतक की पहचान 19 वर्षीय गुलाब मनबोध निवासी चनौली के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जुगौल थाना क्षेत्र के गोठानी इलाके में सड़क दुर्घटना। क्या नाम है? कहाँ के हैं? टेम्पू चालक हैं। कैसे हुआ हादसा? सामने से बाइक आ गया हमारे एकदम बेस्ट पोजीशन पे, उसको बचाए हमने। हाँ, बचाए। इसके बाद हम लोग इधर से भागे, तब तक सामने से आ गई ट्रक सभी बचे, फिर भी ट्रक। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ पानी के प्लांट पर काम कर रहे एक मजदूर की ठंड के कारण मौत हो गई। मृतक काफी दिनों से प्लांट पर काम कर रहा था और परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार से मजदूरी के पैसे को लेकर उसका विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक लगातार ठंड में काम करने और साथ ही समय पर भुगतान न होने के बावजूद इसके चलते मजदूर की तबीयत बिगड़ गई। अचानक उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने पानी के प्लांट पर ही भारी संख्या में प्रदर्शन शुरू कर दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजन ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस मौके पर मौजूद रहकर हालात को नियंत्रण करने में लगी है।
जनपद अमरोहा के क्षेत्र मंडी धनौरा में राज्य राजमार्ग को पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अंतर्गत आता है, जो क्षेत्र मंडी धनौरा के गांव पत्थरकुटी और साथ ही नौगावा मार्ग पर जनपद बिजनौर को आपस में जोड़ता है। यह राजमार्ग जनपद अमरोहा के मुख्य बाजार में से एक है। बता दें कि आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना होती रहती है और उसका खामियाजा संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण निर्दोष यात्रियों को भुगतना पड़ता है। सड़क में हुए गड्ढे के कारण रात्रि के समय कई लोगों की भी लाइट की सुविधा न होने के कारण दुर्घटना की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके चलते कई बार गाड़ियों के टायर भी फट जाते हैं और भयानक दुर्घटना हो जाती है। बता दें कि शीतकालीन के मौसम में भयानक कोहरे के कारण यहां से गुजरना और भी खतरनाक हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं आकाश टाइम से हूँ। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र मंडी धनौरा में। और इस समय हम मौजूद हैं जो मेन हाईवे है हमारा धनौरा से गुजरता हुआ गजरोला, धनौरा, जौनपुर, नूरपुर, धामपुर, हरिद्वार तक जाता है ये। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ जो मेन रोड है, मेन हाईवे है, इसकी कंडीशन में देखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा लोगों को कि इतने आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं। रात भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही कई बार गाड़ियों के टायर भी यहाँ फट जाते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पर क्या है, क्या कंडीशन है। और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे यहाँ पे ये गजरोला से चांदपुर, धामपुर वो ये जोड़ता हुआ इधर नूरपुर की तरफ चला जाता है। ये इतनी कंडीशन यहाँ बेकार हुई पड़ी है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ लोगों को, सवारी को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि कई बार यहाँ लोगों के गाड़ियों के टायर भी फट जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रात में लोगों को यह दिखाई नहीं देता है, एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारे पास में एक भैया है, दुकानदार भैया है जो यहाँ मौजूद रहते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो हमारे पास में यहाँ इस सड़क की स्थिति है, इनके पास में भैया जी की दुकान है, इनसे बात करना चाहूँगा मैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? चरण सिंह नाम है आपका। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं साहब, पास में रहते हैं। अच्छा, ये सड़क की जो ये दुर्दशा है ये कब से है? तो ये पानी बरसात के सीजन से है। पानी इकट्ठा, सामने का पानी आता है, वो इकट्ठा होने के बाद सड़क टूट गई सारी। सड़क की ये कब से टूटी हुई है यहाँ? ये शिवरात्रि को बनी थी साहब, उसके बाद में ऐसी 1 महीने बाद टूट गई। 1 महीने बाद टूट गई। अच्छा, यहाँ यात्रियों को कितनी परेशानी होती है? ये तो साहब रात दिन में तो खैर निकल जाते हैं हल्के फुल्के वाहन। रात को जब अंधेरे में ना दिखाई देती तो कई मोटरसाइकिल दिखा गिर गई हैं, तो हादसे भी हो चुके हैं। हादसे भी हो चुके हैं? हादसे हो चुके हैं। बाइक पर लेडीज बैठती है, वो पेट्रोल हो जाती है झटके में, इतना पता ही चलता। मतलब काफ़ी जो है भयानक स्थिति इसकी बनी हुई है। परसों गन्ने के ट्रक का टायर फटा, एक घोड़ा चल जाता उसका टायर फटा है। अच्छा, 3-4 टायर भी फट गए, यहाँ फट जाते हैं कभी कभार। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी 8 दिन पहले एक टायर फटा था, हाथी का बच्चा पीछे जाता, उसका शीशा टूट गया सारा, उनमें लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। अच्छा, जब टायर फटा तो पत्थर उखड़ गए, पत्थर उसमें लग गए शीशे में, उसका शीशा टूट गया सारा। 35 देशों से लेदर शूज और सैडलरी सप्लाई करने वाले उन्नाव कानपुर जोन के लिए एक बड़ी खबर है। अब काउंसलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट की अपनी डिजाइन स्टूडियो होगा, जिसके माध्यम से शूज और लेदर के सामान अब यही डिजाइन होंगे। भारत सरकार की वित्तीय संस्थान इंडिया एक्सिस बैंक द्वारा उन्नाव कानपुर लेदर क्लटर को अत्यधिक डिजाइन स्टूडियो की सौगात दे दी गई है। और साथ ही एक्सिम बैंक मुंबई की उप प्रबंधक निदेशक दीपाली अग्रवाल ने बुधवार को बंथर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें, इस दौरान बेहतर काम करने वाली लेदर इकाइयों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। और लेदर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के अध्यक्ष मख्तरुल अमीन ने बताया कि पहली बार जो डिजाइन देते थे, उसके बाद ही हम लोग लीटर बार जो डिजाइन देते थे, उसके बाद ही हम लोग लेदर का सामान, शूज वगैरह तैयार करते थे। अब हमारा खुद का डिजाइन स्टूडियो है। 150 से अधिक लीटर की इंडस्ट्री इससे प्रोत्साहित होगी। और साथ ही काउंसिलिंग ने डोमेस्टिक और साथ ही एक्सपोर्ट मिलाकर $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करने की नीति बनाई है। नाम और अच्छा, मेरा नाम दीपाली अग्रवाल है। मैं DMD एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया
डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया, मोटिव क्या है? जी, इसका मोटिव ये है कि हम लोग क्लस्टर्स डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके स्किल्स एनहांस करने के लिए, उनको जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे बनाने हैं और जितना जल्दी बना सकते हैं, आज की तारीख में जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 3D मशीनरी इन्वॉल्व है, कैड कैम का सपोर्ट सिस्टम है, जिससे डिजाइन्स और बेहतरीन बने, लेस इफेक्टिव बने, एकदम प्रिसाइज बने और फास्ट बने। उस जरिए से अपन आर्टिजान्स को जैसे प्रमोट कर सकते हैं वो इंटेंशन है। एमएसएमई की बात करें तो किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलेगा? डिजाइन स्टूडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन एक्सपोर्ट मार्केट्स में चले जाए। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, किस स्टाइल के, किस डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल अपील करें, तो उस हिसाब से अब लोकल आर्टिजान्स को बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो समझे रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से प्रोड्यूस करे। और उसके लिए सैंपल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार सैंपल अप्रूव हो जाए तो फिर प्रोडक्ट्स का ऑर्डर के कोई कमी नहीं रहती है। नाउ अभी सैंपल जैसे अगर हम ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल वे से बनाया जाए तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है, रिजेक्शन एंड अप एंड डाउन चेंजेस के लिए बहुत समय जाता है। अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ ये ऐसा होगा कि बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म से आप सैंपल बना पाएंगे, उसको करेक्शन भी करना है तो वो भी कर पाएंगे और उस हिसाब से फास्टर और इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्डर्स प्लेसमेंट हो जाएगा। रोजगार और एक्सपोर्ट से क्या कुछ फायदा मिल सकता है? हाँ जरूर, क्योंकि रोजगार तो जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे, जितने लोग इस आर्ट कला में भाग लेंगे और जिस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के डिमांड के हिसाब से, तो डेफिनेटली जितने ऑर्डर आएंगे उतने अपने को लोग ज़्यादा चाहिए होंगे। बाहर के विदेशों में अगर बहुत बड़े ऑर्डर्स आ जाएंगे, कोई शू का हो, कोई बैग्स का हो, आजकल टेक्सटाइल गारमेंट्स की जगह लेदर गारमेंट्स का भी बहुत प्रचलन चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, एक्सेसरीज मार्केट इज आल्सो वेरी लार्ज इन लेदर इंडस्ट्री, तो उस हिसाब से जितने प्रोडक्ट्स बने उतने ज़्यादा रोजगारी बढ़ेगी और उतने ज़्यादा एमएसएमईज, छोटे क्लस्टर्स को फायदा मिलेगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां आज नवकांति समिति के द्वारा सर्दी शुरू होने के कारण, सर्दी बढ़ने के कारण जरूरतमंद लोगों तक कंबल वितरण का कार्य किया गया, जिसमें अकबरपुर तहसील के अलग अलग गांवों से भवानीपुर, लालपुर, नबीपुर, सीधा, मऊ और साथ ही हेमापुर व जलालपुर आदि गांव में जरूरतमंद लोगों तक कंबल पहुंचाए गए, जो ठंड के समय में परेशान थे, जिनको जरूरत थी। समिति के सहयोग से उन बुजुर्ग लोगों तक कंबल पहुंचाए गए। सभी बुजुर्ग कंबल पाकर बड़े ही खुश हुए और समिति के सदस्यों के लिए बहुत आशीर्वाद दिया। समिति लगातार जनहित का कार्य करती चली आ रही है और साथ ही निरंतर जनहित के कार्य में लगी है। इस मौके पर हरिओम त्यागी, राजेश सिंह यादव, बीडीसी वीरेंद्र कुमार, राम किशोर लोग मौजूद रहे। आपको कंबल मिला है? हाँ कंबल मिला भाई। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, जाड़े का सीजन था, अब कंबल मिल गया तो और बढ़िया हो गया, जाड़ कट गया हमारा। जो ये काम कर रहे हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आपको कंबल मिला है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सर्दी लग रही थी इसलिए अब सर्दी दूर हो गई और अब सर्दी मतलब नहीं लगती है। और जो बांटने आए हमका बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने हमारी सर्दी दूर कर दी कंबल बांट करके। खनन माफिया न सिर्फ जमीन खनन का काम कर रहे हैं, बल्कि सरकारी जमीनों को भी निशाना बना रहे हैं, बल्कि रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टरों से मिट्टी चोरी कर शासन प्रशासन को सीधे चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब खनन विभाग, टास्क फोर्स और राजस्व टीम मौजूद है, अवैध खनन आखिर किसकी
तत्परता से चल रहा है। आपको बता दें, ये तस्वीर जनपद कानपुर देहात के विकास खंड रसूलाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत मचपटियान की है, जहां रात के अंधेरे में खनन माफिया ने सरकारी जमीन को निशाना बनाया है। जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर धड़ल्ले से मिट्टी खोदी जा रही है और साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध खनन कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि लगातार रात कर किया जाता है। जेसीबी और ट्रैक्टरों की आवाज से ग्रामीण पूरी रात सो नहीं पाते, लेकिन डर के चलते कैमरे के सामने आने से कतराते हैं। ग्रामीण ने कहा है, रात भर जेसीबी चलती है, मिट्टी खोद कर ले जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इधर खनन से न सिर्फ ग्रामीण परेशान है, बल्कि सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना भी हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिले में खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीम तैनात है। इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर सरकारी और निजी जमीनों पर डाका डाल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खनन किसकी मेहरबानी और रहमो करम से अवैध खनन का एक काला बाजार कारोबार फल फूल रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं या फिर माफिया को कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है? प्रशासनिक दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अब देखना यह होगा कि खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं या फिर यह अवैध खनन यूं ही चलता रहेगा। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। वहीं 2 ठग पुलिस को चकमा देकर मौके से हुए फरार। गिरफ्तार ठगों के पास से 1.5 लाख रुपए, 5 सफेद धातु के सिक्के व 2 बाइक बरामद हुई है। ठग अलग अलग मोबाइल नंबरों से गलत नाम बताकर लोगों से करते थे बातचीत के दौरान शातिर ठग खुद को बताते थे सोने चांदी के व्यापारी। लोगों को कम पैसे में सोने व चांदी के सिक्के बेचने का करते थे प्रलोभन और पहली बार में नमूने के लिए देते थे चांदी का ओरिजिनल सिक्का। ग्राहकों को पूर्ण विश्वास हो जाने के बाद आप बाद में खेलते थे ठगी का खेल। जब ग्राहक पैसा लेकर सिक्का ले जाने लगते थे तो पैसा लेकर ठग हो जाते थे फरार। दिनांक 18 नवंबर 2025 को धीरज मौर्य को 4 किलो चांदी का सिक्का देने के नाम पर 2 लाख रुपए की अवैध ठगी हुई है। और साथ ही पीड़ित धीरज मौर्य ने चकिया कोतवाली में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस आ गई थी हरकत में। चकिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगरौर पुलिया के समीप खंडहर से 3 ठगों को किया गिरफ्तार। सर, क्या आज वर्कआउट किया गया? दिनांक 28 नवंबर 2025 को पीड़ित धीरज मौर्य पुत्र राम सजीवन मौर्य निवासी मिर्ज़ापुर के हैं। इनके द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि इनके साथ जागेश्वर नाथ मंदिर हेतिमपुर पर कुछ लोगों ने ठगी कर, जिसमें कि इनको 4 किलो चांदी के सिक्के के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। तत्काल चकिया थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई, घटना सत्य प्रतीत हुई, उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को सुबह कुल 3 अभियुक्त इस घटना से संबंधित गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1.5 लाख रुपया कैश नगद और 5 सफ़ेद धातु के सिक्के व 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। सर, अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? इनकी गिरफ्तारी मंगरौर पुल से थाना चकिया अंतर्गत गिरफ्तारी की गई है। आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और पूर्व में ये थाना चांद जनपद बबुआ बिहार में, वहाँ पे भी इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है। अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से बाहर आपको बताते 12 बोर के तमंचा व 7 जिंदा कारतूस बरामद होने के चलते बताते चले कि थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव शेखुपुरा गुर्जर निवासी बाबूराम पुत्र शिवचरण सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।